मोदी मोदी मोदी। क्यों तुम मोदी जी के फैन हो? क्या क्या है मोदी जी ने? पहले अमेरिका हमसे कहता था कौन हो तुम, आज हम कहते हैं तू क्या है बे। अच्छा ओके ओके, चलिए तो फिर मैं आपका इंडिया का टिकट करा देता हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अरे सुनो, नहीं ले जा रहा तुमको अपने साथ। पिछले हफ्ते आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह दावा किया कि पिछली जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में लड्डू जिस घी से बनाए गए थे उसमें पशु चर्बी का इस्तेमाल हुआ था। और नायडू ने यह भी कहा कि इन दावों की पुष्टि हुई है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी एनडीडीबी लैब से। एनडीडीबी की यह रिपोर्ट टीडीपी के प्रवक्ता अनम वेंकट रमन्ना रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी। एंड बीफ गुड मांसम। 8 पन्नों की इस रिपोर्ट में यह पुष्टि की गई कि लड्डू जिस घी से बनाए गए हैं उसमें संभावित मिलावट हो सकती है, क्योंकि इसमें एस वैल्यू सामान्य से कम थी। और एस वैल्यू का सामान्य से कम होने का मतलब यह है कि जब उसमें फैट अलग से मिलाया जाए तो इसमें पूरी संभावना यह है कि इसमें फिश ऑयल या फिर बीफ चर्बी जैसा कुछ मिलाया गया हो। तो फिर नायडू के आरोपों में दिक्कत कहां है? क्योंकि नायडू ने जो रिपोर्ट दिखाई है उसमें यह कहा गया कि एनडीडीबी ने इसकी पुष्टि की है, लेकिन एनडीडीबी ने इसकी पुष्टि नहीं की क्योंकि एनडीडीबी ने इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा। दूसरा और सबसे मेन, यहाँ पर जो रिपोर्ट दिखाई गई है वो 16 जुलाई 2024 की है और यहाँ पर जो नमूने लिए गए थे वो 9 जुलाई 2024 के थे। लेकिन यहाँ पर जब आप देखोगे तो 9 जुलाई में नायडू की ही सरकार थी और सरकार को बने भी महीना भर हो चुका था। मंदिर के अधिकारी कार्यकारी श्यामला राव ने खुद कहा है कि खराब गुणवत्ता वाले घी का इस्तेमाल लड्डू बनाने में नहीं किया गया है। देखिए, मंदिर में घी की कमी 5 कंपनियां पूरा करती हैं, जिनमें एक है प्रीमियर एग्री फूड्स, कृपाराम डेयरी, वैष्णवी, श्री प्राग मिल्क और AR डेयरी। इनमें से तमिलनाडु की AR डेयरी द्वारा भेजे गए 10 टैंकरों में से 4 टैंकरों में कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए उनमें से 4 टैंकर को साइड रखा गया और उनमें से नमूने निकालकर मिलावट परीक्षण के लिए भेज दिया गया गुजरात एनडीडीबी। श्यामला राव ने खुद कहा कि मंदिर के लड्डुओं में घटिया घी के इस्तेमाल नहीं किया गया। और अगर हम श्यामला राव की माने तो यहाँ पर खराब घी आया जरूर था, लेकिन उनमें से लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। मतलब कि टीडीपी बीजेपी वाली ट्रिक खेल रही है। उधर पवन कल्याण लगे हुए हैं, आज हट जाओ, मंदिर को पाक साफ करके ही दम लूंगा। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। बीते हफ्ते कंगना ने एक बयान दिया कि 3 कृषि कानून वापस आने चाहिए और किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। इस बार तो बीजेपी 240 पर सिमट गई थी, लेकिन इस औरत का यही सब चलता रहा तो बीजेपी अगली बार सेंचुरी भी नहीं कर पाएगी। बीजेपी भी कह रही होगी रथ चाहिए क्या औरत को। फिर कंगना के बयान के बाद बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल मोड पर आकर बोला हमारा लड़का नहीं है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये बयान उनका निजी बयान है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है। कंगना रनौत भाजपा की तरफ से ऐसा बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत है। यह कृषि कानूनों पर भाजपा के नजरिए को नहीं दर्शाता है, इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। अभी तो हमें और जलील होना है। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है, किसानों को कितनी बार धोखा देंगे दोगले लोगों। कंगना के ऐसे बयानों की वजह से हरियाणा में कांग्रेस की जीत और पक्की होते जा रही है। कांग्रेस वाले ऐसा दिखा रहे हैं कि कंगना की इस बात से उन्हें दुख हुआ है, लेकिन अंदर से वो भी सोच रहे होंगे दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। सोचो कंगना के इस बयान को देखकर अमित शाह के क्या रिएक्शन हुए होंगे। वैसे अमित शाह जी खुद ऐसी बकैती करते हैं। हाँ, उनकी बकैती से पार्टी को नुकसान नहीं होता। हाँ, वो बात अलग है कि समाज को होता है, और यही जाहिर होता है पिछले हफ्ते दिए हुए एक अमित शाह के बयान से। दरअसल बांग्लादेश को लेकर अमित शाह ने एक बयान दिया है, जिसको लेकर फिर बांग्लादेश ने भारी विरोध दर्ज किया है। नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, ईरान, ये देश हमसे पहले ही खफा हैं, अब बांग्लादेश भी इसी लिस्ट में आ गया है। और चीन तो इसी फिराक में रहता है कि ये देश कब भारत से खफा हो और कब ये उनको अपने पाले में ले ले। अब ये बयान क्या था और क्यों दिया था, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, इसी साल नवंबर के महीने में झारखंड में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने अपने तमाम हथकंडे अपनाने शुरू किए हुए हैं। इसके लिए तमाम दिग्गज नेता अपने बयानों से प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटे हुए हैं कि कैसे धार्मिक उन्माद मचाकर सत्ता हथिया ली जाए। देखिए, बीजेपी अब तक सर्ण धर्म वर्सेस क्रिश्चियन, आदिवासी महिला वर्सेस आदिवासी पुरुष और सर्ण धर्म को सनातन बताने में नाकाम रही है। तो ऐसे ही भाजपा ने एक नई नीति अपनाई है कि अब वो आदिवासी वर्सेस मुस्लिम करेंगे। इसलिए झारखंड की एक चुनावी रैली में अमित शाह ने यह कहा, एक बार झारखंड सरकार बदल दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर झारखंड से बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं, हमारी संपत्ति हड़प रहे हैं, हमारी बेटियों के साथ अलग अलग प्रकार की नकली शादियां रचा रहे हैं, हमारे रोजगार को भी वो लूटने का काम करते हैं।
झारखंड के अंदर कोई घुसपैठियों की जगह नहीं, ये भाजपा सरकार ही कर सकती है। मतलब कि बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिया यहाँ पर झारखंड के आदिवासियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर झारखंड तो कहीं से भी बांग्लादेश के साथ अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करता। झारखंड पूरी तरह से बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वैसे तो बीजेपी के लोग नेपाल की आबादी को भी घुसपैठिया बताकर हल्ला मचा सकते थे, लेकिन उसमें उनको वो चुनावी फायदा नहीं मिलता जो बांग्लादेश के मुस्लिम्स को घुसपैठिया बताकर है। इसीलिए उन्होंने ये तर्क दिया कि पश्चिम बंगाल को पार करके बांग्लादेशी मुसलमान संथाली महिलाओं से शादी करने के लिए आ रहे हैं। झारखंड वासियों, तुम हमारी पार्टी को वोट दो, मैं तुम्हारी गरीबी मिटा दूंगा। हमारी अडानी अंबानी की, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। आपने जो अडानी प्रोजेक्ट यहाँ बनाया उससे बिजली सप्लाई हो रही है बांग्लादेश को और घर तोड़ने पड़ गए हमें, ऐसा क्यों? सफेद कपड़ा ओ चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल बकैती की तरफ। देखिए, आपने प्रधानमंत्री की वो मनोहर कहानियां तो सुनी होंगी कि मैं पहले चाय बेचता था, मेरी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। अब बीते हफ्ते नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पे गए तो उन्होंने वहां पर यह कहा कि जब मैं किसी पद पर नहीं था उससे पहले भी मैं अमेरिका के कोई 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। जब मैं किसी पद पर नहीं था उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कुछ नहीं, सब कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर मोदी जी ने अमेरिका के 29 स्टेट्स का दौरा नहीं, अपने आरएसएस की 29 शाखाओं का दौरा किया होगा। वैसे भी चाय बेचकर तो कोई अमेरिका नहीं घूम सकता। अरे सर, आप भूल गए, उन्होंने 35 साल भीख मांगकर भी तो खाया था, इसमें तो स्कोप है। चलिए अगली बकैती पर चलते हैं, उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। देखना था, मोदी जी को देख लिया, छू भी लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। बस देखना था योगी जी को, मोदी जी को टच करना था, छूना था, देख। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। सबसे पहले तो इनकी बातों में ही झोल है। मैं बिहार से हूँ, दिल्ली में सेटल हूँ, बोस्टन से आई हूँ। भारत में मैं ओरिजिनली बिहार से बिलोंग करती हूँ, दिल्ली में सेटल हूँ, लेकिन इधर उधर यूरोप और अमेरिका ही रही हूँ, मगर बस। अरे कहना क्या चाहते हो? चलो मान लिया है एनआरआई है, बोस्टन से आई है। जब ये खुद बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए अमेरिका चली गई और हमें दिखा रही है कि मोदी मोदी, अगर इतना ही प्यार है ना तो आ जाइए इंडिया, बोलो हिम्मत आएगा आएगा। मोदी मोदी मोदी। क्यों तुम मोदी जी के फैन हो? क्या क्या है मोदी जी ने? पहले अमेरिका हमसे कहता था कौन हो तुम, आज हम कहते हैं तू क्या है बे। अच्छा ओके ओके, चलिए तो फिर मैं आपका इंडिया का टिकट करा देता हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अरे सुनो, नहीं ले जा रहा तुमको अपने साथ। अगली बकैती है हरियाणा के हिसार जिले से। यहाँ पर हरियाणा के एक्स सीएम मनोहर लाल खट्टर एक सभा में भाषण दे रहे थे, तभी एक शख्स ने कहा कि हिसार में आपका विधायक हारेगा। ये नहीं है आपकी बात, सरकार भाजपा की बनेगी पर हिसार से भाजपा का विधायक हारेगा। इस पर खट्टर ने कहा, आ तुझे जिताऊं मैं, इधर आ मैं तुझे जिताऊं। हारेगा आप, मैं जिताऊं तुझे, आप तुझे जिताऊं मैं। पकड़ लो इसको, अरे इसको पकड़ लो, ले जाओ पकड़ के, ले जाओ पकड़ के बाहर। हिम्मत कैसे होगी इसकी? और जब ये शख्स खट्टर की तरफ जाने लगा तो खट्टर कहने लगे कि अरे इसको पकड़ो, हिम्मत कैसे हुई इसकी। बस हवा निकल गई। इसी पर मेरा दोस्त खट्टर जी के लिए 2 लाइन कहना चाहता है। अरे क्या का नाम ले तू, खट्टर पट्टर मेरे यार, क्या क्या खट्टर पट्टर का नाम ले, हम नहीं जानते खट्टर पट्टर ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गोदी मीडिया मूवमेंट्स की तरफ। सबसे पहले अमन चोपड़ा का ये ट्वीट देखिए। 10 साल हर घंटे एक स्टार्टअप, 7500% बढ़ा मोबाइल निर्यात, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 1 लाख करोड़ के निवेश, मेक इन इंडिया के शेर की दहाड़, 10 साल में ग्रोथ छप्पर फाड़। ये आंकड़े आपको गर्व से भर देंगे। वाह, थोड़ा सा इनका ना वीडियो भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प था भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब में बदल देना। पिछले 10 साल में मेक इन इंडिया का ये शेर दहाड़ने लगा है। देखिए, इनके हिसाब से तो ना भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब में बदल चुका है, लेकिन हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूँ। कुछ ही महीने पहले रेलवे ने रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कोई 15,000 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्चे पर कोचों और इंजनों में 75,000 AI पावर्ड कैमरा लगाने का फैसला किया था। जब इन कैमरों की सप्लाई आई तो पता चला कि ये कैमरे चाइना में बने हैं और इनको इंडिया में ताइवान का लेबल लगा के लाया गया है। अब क्योंकि ये AI पावर्ड कैमरे हैं तो चाइना आसानी से हमारी निगरानी कर सकता है। एक अनुमान के मुताबिक देश में 20 लाख से ज्यादा CCTV कैमरे लगे हैं और इनमें से करीब 10 लाख चीन में बने हैं और ये सरकारी संस्थाओं में लगाए गए हैं। संदेह यह है कि ज्यादातर सरकारी परियोजनाओं में लगाए गए CCTV चीनी मूल के हैं और ये चीन से आयात किए गए हैं, जिन्हें मेक इन इंडिया का टैग लगाकर इंडिया में सप्लाई किया गया है।
खुद सरकारी संस्थाओं में 98% से अधिक चीनी सीसीटीवी कैमरे हैं। हाँ तो अब बताइए अमन जी, मेक इन इंडिया का शेर कितना दहाड़ रहा है? मेरा मुंह से निकल गई। चलिए कुछ अच्छी खबरें देख लेते हैं। गुड न्यूज, बीते हफ्ते अच्छी खबर ये रही कि आखिरकार 20 सितंबर को नागपुर ग्रामीण पुलिस ने नकली दवाइयां बनाने वाले एक गिरोह के खिलाफ 1200 पन्नों का एक आरोप पत्र दाखिल कर दिया और इस आरोप पत्र में बड़े ही चौंकाने वाले सच सामने आए। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनो। इस आरोप पत्र में यह सामने आया है कि देश में एक ऐसा रैकेट चलाया जा रहा है जो सरकारी अस्पतालों को एंटीबायोटिक के नाम पर टेल्कम पाउडर और स्टार से बनी नकली दवाइयां सप्लाई करता है। और इसमें भी आयरनी यह है कि ये नकली दवाइयां हरिद्वार के एक पशु चिकित्सालय के प्रयोगशाला यानी कि सरकारी अस्पताल में बनाई जा रही थी। ओ भाई मारो, मुझे मारो। उसकी जरूरत नहीं है, आप सरकारी अस्पताल की दवा खाकर खुद मर जाओगे। देखिए, इस मामले का पता सबसे पहले लगा पिछले साल दिसंबर के महीने में एक ड्रग इंस्पेक्टर नितिन भंडारकर को, जब उन्होंने पाया कि कलमेश्वर के एक ग्रामीण अस्पताल को सप्लाई की गई एंटीबायोटिक नकली है। जिसके बाद फिर इंस्पेक्टर ने कलमेश्वर पुलिस थाने में उन सप्लायर्स और वितरकों के खिलाफ एक केस दर्ज कराकर इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इसके बाद जांच शुरू की गई और सबसे पहले पकड़ा गया हेमंत मुले को, क्योंकि हेमंत मुले ने ही नागपुर की सरकारी अस्पतालों में यह दवाई सप्लाई करने का टेंडर लिया था। मुले ने पूछताछ में 2 लोगों का नाम लिया, मिहिर त्रिवेदी और विजय चौधरी। और जब विजय चौधरी से पूछताछ की गई तो उन्होंने सहारनपुर के हिमांशु और रंजन तिनेजा का नाम लिया और यही दोनों लोग हरिद्वार के एक पशु चिकित्सालय में बैठकर नकली एंटीबायोटिक बना रहे थे। गजब टूबीबाज आदमी। चलिए अपने आखिरी सेगमेंट फैक्ट चेक पर आते हैं। देखिए, वीडियो के शुरुआत में हमने मंदिर के लड्डू मामले के बारे में बात की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि लड्डुओं में घटिया किस्म का घी इस्तेमाल हुआ है। अब इस मामले के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल की जा रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि जिस कंपनी से मंदिर में घी सप्लाई होता था उसके शीर्ष अधिकारी मुस्लिम हैं। अब क्या यह दावा सही है? बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, वायरल पोस्ट में जो मुस्लिम नाम नजर आ रहे हैं वो भारत की कंपनी AR डेयरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वाले लोगों के नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की एक कंपनी AR फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में काम करने वाले लोगों के हैं। अब हमने इस सच का पता कैसे लगाया? देखिए, वायरल पोस्ट में जितने भी नाम हैं हमने उनकी लिंक्डइन पर तलाश की और उनकी कंपनी को भी चेक किया और हमने ये पाया कि लिंक्डइन प्रोफाइल में इनकी लोकेशन में पाकिस्तान लिखा हुआ है। वायरल पोस्ट में सभी प्रोफाइल पाकिस्तान से हैं और यहीं से हमें अंदाजा लगा कि पाकिस्तान में भी सेम नाम से एक कंपनी AR फूड्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी रजिस्टर्ड है। AR फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर जानकारी के मुताबिक ये कंपनी पाकिस्तान के सादे मसाले, जड़ी बूटियां, चावल, स्नैक्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स और मिठाई, सिरके और विभिन्न प्रकार की सेवाइयों का प्रोडक्शन करती है। और कंपनी की प्रोडक्ट लिस्ट हमने जब चेक की तो हमने ये पाया कि ये कंपनी देसी घी या फिर किसी भी तरह के घी का प्रोडक्शन नहीं करती, जबकि मंदिर का पूरा विवाद ही प्रसाद में घी में मिलावट पाए जाने पर है। बालाजी मंदिर के जिस प्रसाद में AR डेयरी फूड्स कंपनी के बनाए गए घी का इस्तेमाल किया गया वो तमिलनाडु के डिंडीगुल में है। यानी मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाला घी तमिलनाडु के डिंडीगुल से आता है, ना कि इस्लामाबाद से। और कंपनी के वेबसाइट के मुताबिक इसका प्रबंधन 3 निदेशकों राजेश खरन R, सूर्य प्रभा और श्रीनिवासन SR द्वारा किया जाता है। इसी हिसाब से कंपनी का कोई भी मालिक या डायरेक्टर मुस्लिम समुदाय से नहीं है, तो ये दावा झूठा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना, क्योंकि हम करने वाले हैं आपके 5 सबसे मजेदार कमेंट्स को अगले हफ्ते के हाइलाइट्स में शामिल। चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू।